नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड थ्योरी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि CTI प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो छात्र CTI प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मेरे प्रिय छात्रों, CTI प्रवेश परीक्षा के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड थ्योरी के एक और मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब डीसी जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लेंज का नियम, ऑप्शन बी है सह प्रेरण, ऑप्शन सी है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ऑप्शन डी है ओम का नियम। तो डीसी जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक फिल इन द ब्लैंक्स बनाई जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है फैब्रिकेटेड स्टील। तो जो कम क्षमता वाली डीसी मशीन होती है उसकी योक कास्ट आयरन की बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वजन में कमी लाना, ऑप्शन बी है मूल्य में कमी लाना, ऑप्शन सी है हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना, और ऑप्शन डी है एडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो जो आर्मेचर कोर होता है उसको लैमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें ईडी करंट लॉसेस या फिर एडी करंट क्षति का मान कम हो सके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एडी करंट क्षति के मान को कम करना। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें एडी धारा क्षति के मान को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन बी है कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन सी है अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक करंट व कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सीरीज जनित्र, ऑप्शन बी है शंट जनित्र, ऑप्शन सी है कंपाउंड जनित्र, और ऑप्शन डी है पृथक उत्तेजित जनित्र। तो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, के बिना भी विद्युत वाहक बल वह जनित्र पैदा कर सकता है जिसे अलग से किसी स्रोत से, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को एक अलग स्रोत से संयोजित किया जाता है, और उसे पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं, जिसमें एक अलग स्रोत से संयोजित किया जाता है फील्ड वाइंडिंग को फ्लक्स पैदा करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए आर्मेचर के श्रेणी में, ऑप्शन बी है आर्मेचर के समांतर क्रम में, और ऑप्शन सी है लोड के श्रेणी क्रम में, और ऑप्शन डी है लोड के समांतर क्रम में। तो जो इंटरपोल्स वाइंडिंग होती हैं उन्हें आर्मेचर वाइंडिंग्स के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इंटरपोल्स वाइंडिंग का प्रयोग कम्यूटेशन के दौरान ब्रशेस पे पैदा होने वाली स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियम है।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, ऑप्शन बी है एम्पियर का दायां हस्त नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम और ऑप्शन डी है बायां कॉर्क स्क्रू नियम। तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मोटर डीसी जनित्र के भांति कार्य करने लगेगी, ऑप्शन बी है मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ऑप्शन सी है मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी और ऑप्शन डी है मोटर जल जाएगी। तो यदि डीसी मोटर्स की सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था उसे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए और जो टर्मिनल पहले निगेटिव था उसे अब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसा करने से डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यदि डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल्स को बदल दिया जाए तो उससे मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 था, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, ऑप्शन बी है स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिरोध को घटाना और ऑप्शन डी है विरोधी विद्युत वाहक बल को घटाना। तो जो स्टार्टर प्रयुक्त किया जाता है डीसी मोटर में, उसका काम होता है स्टार्टिंग धारा के मान को कम करना ताकि मोटर सेफली स्टार्ट हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक डीसी मोटर को 120 वोल्ट पर से संयोजित किया जा रहा हो और उसमें पैदा होने वाले विरोधी विद्युत वाहक बल या फिर बैक ईएमएफ का मान 110 वोल्ट हो और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम हो तो आर्मेचर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 120 वोल्ट, जो बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है मोटर में उसकी वैल्यू है 110 वोल्ट और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5 ओम। तो आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो जो मोटर के लिए वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो होता है सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ प्लस IA इंटू RA। तो हमें सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है, बैक ईएमएफ की वैल्यू भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है, और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इससे IA की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे IA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VS माइनस EB अपॉन RA। तो इस वाले इक्वेशन में हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर लें सबकी वैल्यू। IA इज इक्वल्स टू हो जाएगा, VS की वैल्यू दी है 120 वोल्ट, IB की यानी बैक ईएमएफ की वैल्यू दी है 110 वोल्ट अपॉन RA की वैल्यू दी है 0.5 ओम। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 0.5 और इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा? 20 एम्पियर। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 20 एम्पियर, ऑप्शन बी है 240 एम्पियर, ऑप्शन सी है 50 एम्पियर और ऑप्शन डी है 220 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है, मतलब मोटर का जो नेम प्लेट होता है उस पर जो मोटर की रेटिंग लिखी होती है वो कौन सी शक्ति होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति,
ऑप्शन बी है मोटर द्वारा ली गई शक्ति, ऑप्शन सी है इनपुट शक्ति और ऑप्शन डी है कुल शक्ति। तो मोटर की नेम प्लेट पर जो अंकित शक्ति होती है वो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रेल इंजन का दोषित मोटर बदलना है, किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डीसी विभेदक संयुक्त मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है डीसी श्रेणी मोटर और ऑप्शन डी है पृथक उत्तेजित मोटर। तो रेल के इंजन में प्रयुक्त होने वाला मोटर डीसी श्रेणी मोटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डीसी श्रेणी मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ट्रांजिस्टर में होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 पीएन संगम, ऑप्शन बी है 2 पीएन संगम, ऑप्शन सी है 3 पीएन संगम और ऑप्शन डी है 4 पीएन संगम। तो एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संगम होते हैं, 2 पीएन जंक्शन होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 पीएन संगम। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है वह फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का संचालन केवल एक प्रकार के आवेशों द्वारा किया जाता है उसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा लॉजिक गेट दोनों इनपुट उच्च होने पर 0 आउटपुट दर्शाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी है नैंड, ऑप्शन सी है नॉर और ऑप्शन डी है एक्सॉर। तो जो नैंड गेट होता है उसके दोनों ही इनपुट उच्च होने पर यानी कि 1 होने पर उसका आउटपुट 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाइनरी प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले दार्शनिक अंक हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0 0, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 0 1 और ऑप्शन डी है 1 1। तो जो बाइनरी प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले अंक होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। बाइनरी प्रणाली में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है जो कि एक दार्शनिक अंक भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा लॉजिक गेट दोनों इनपुट उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च दर्शाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है और गेट, ऑप्शन बी है एंड गेट, ऑप्शन सी है नैंड गेट और ऑप्शन डी है नॉर गेट। तो जो एंड गेट होता है उसके जब दोनों ही इनपुट उच्च होते हैं तभी उसका आउटपुट उच्च होता है और बाकी सभी अवस्था में इसका आउटपुट निम्न होता है यानी कि 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, दार्शनिक संख्या 16 के समतुल्य बाइनरी संख्या है। तो मतलब कि इसमें क्या करना है? 16th जो एक डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16th डेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो 16 को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए एक एक स्टेप को अच्छे से समझ लेते हैं कैसे डिवाइड करना है। पहले इसके लिए हम एक इस तरह का टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हमें 16 को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे और इसे हमें 2 से हम डिवाइड देते जाएंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा यानी जितना शेष बचेगा वो हम इस वाली रो में लिख लेंगे। तो चलिए हम एक एक करके लिख लेते हैं सभी चीज़ें। तो पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा 16 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा यानी कोई भी शेष नहीं बचेगा। फिर हम जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार भी ये 4 टाइम्स पूरा चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कोई भी शेष नहीं बचेगा। फिर से जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, कट जाएगा और कोई भी शेष नहीं बचेगा। फिर हम 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा और कोई भी शेष नहीं बचेगा।
अब यहाँ पे 1 बच गया, एक लास्ट जो शेष बच गया 1, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हम नीचे से ऊपर लिख लेंगे। तो नीचे से ऊपर लिखने पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई 16th की इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गई। तो चलिए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0 1 1 1 1, ऑप्शन बी है 1 0 0 0 0, ऑप्शन सी है 1 0 0 0 1, ऑप्शन डी है 1 0 0 1 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1 0 0 0 0। जो 16th डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 का पूरक 0 तथा 0 का पूरक 1 होता है तो 0 0 0 1 1 0 0 0 का पूरक होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि 0 का पूरक है 1 और 1 का पूरक है 0, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 0 0 0 1 1 0 0 और 0, इसका पूरक हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि दिया हुआ है 0 का पूरक 1 है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और 1 का पूरक 0 है, तो 0 की जगह हम लिख लेंगे 1 1 1, 1 की जगह हम लिख लेंगे 0 0 0, और फिर 0 की जगह हम 1 1 1 लिख लेंगे। तो जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है उसका जो पूरक हो जाएगा वो ये वाली संख्या हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन बी है 1 1 1 0 0 1 1 1, जो हमने कैलकुलेट किया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1 1 1 0 0 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइन वेव आकृति की एसी को रेक्टिफाई करने में एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के आउटपुट में उपलब्ध पल्सेटिंग डीसी पल्स आवृत्ति होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए स्रोत आवृत्ति के बराबर, ऑप्शन बी है स्रोत आवृत्ति के दुगने के बराबर, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है स्रोत आवृत्ति के आधे के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि जब एक साइन वेव को एक फुल वेव रेक्टिफायर से रेक्टिफाई किया जाता है तो उसके आउटपुट पे जो पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो जब भी एक फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी स्रोत आवृत्ति के दुगने के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ यह है कि, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिपल आवृत्ति उच्च होती है, ऑप्शन बी है डीसी आउटपुट स्तर उच्च होता है, ऑप्शन सी है भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है, ऑप्शन डी है प्रत्येक डायोड आधी भार धारा वहन करता है। तो जो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी अपेक्षा जो एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हट जाती है, जिससे कि उसका जो साइज़ होता है वो भी छोटा हो जाता है और उसकी जो प्राइस होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीनर डायोड को सदैव फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी है रिवर्स बायस, ऑप्शन सी है श्रेणी क्रम और ऑप्शन डी है श्रेणी तथा समांतर क्रम। तो जो जीनर डायोड होता है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है और इसे हमेशा रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स बायस। क्वेश्चन नंबर 23 है, ELCB का प्रयोग विशेषकर फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है अर्थ दोष, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट और ऑप्शन डी है अतिभार। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग अर्थ दोष या फिर अर्थ फॉल्ट के कंडीशन में किया जाता है सिस्टम को सोर्स से अलग करने के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अर्थ दोष। क्वेश्चन नंबर 24 है, 240 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है LT यानी कि लो टेंशन, ऑप्शन बी है HT यानी कि हाई टेंशन, ऑप्शन सी है MT यानी कि मीडियम टेंशन और ऑप्शन डी है EHT यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो जो 250 वोल्ट से कम की वोल्टता होती है उसे लो टेंशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच या जिसे आर्मनिंग कहते हैं लगाने का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नमी से सुरक्षा, ऑप्शन बी है दीमक से सुरक्षा, ऑप्शन सी है यांत्रिक आघात से सुरक्षा और ऑप्शन डी है केबल को फटने से रोकना। तो जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उनमें आर्मनिंग का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यांत्रिक आघात से सुरक्षा। ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है CTI प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी छात्र जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के हैं वो इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही और भी वीडियोस अवेलेबल होंगे जो कि CTI प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।